फैला हुआ है आजकल झूठ का धंधा। जनता समझ नहीं पाई खेल इनका गंदा। खूबसूरती से सच बोलता है हर बंदा। अब इसे स्कैम कहो या चुनावी चंदा। एक प्रोमिसरी नोट होगा, एक ऐसा कागज होगा जिस कागज के ऊपर किसी का नाम नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं होगा, ना खरीदने वाले का नाम होगा, सिर्फ जो है ना उसका एक नंबर होगा। आज देश में एक सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है और वो मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड का। इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या और इतना बवाल इस पर क्यों मचा है, ये तमाम जानकारी विस्तार से जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं एक ऐसे सीनियर एडवोकेट के पास जिन्होंने पहले 3 कृषि कानूनों को लेकर के बारीकी से हर चाहे वो किसान था, मजदूर था, कर्मचारी था, व्यापारी था, हर व्यक्ति तक कृषि कानूनों की जानकारी दी थी कि वो कृषि कानून है क्या, किस लिए उन कृषि कानूनों को काले कानून कहा जाता है। ठीक आज उसी प्रकार से हम इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी लेने के लिए पहुंचे हैं एडवोकेट विक्रम मित्तल जी के पास। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से। ये क्या मामला है, इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, इसको हिंदी में चुनावी बॉन्ड कहेंगे। और हमारे देश के लोकतंत्र में सारी राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं और चुनाव के लिए चंदे की जरूरत होती है। और आज़ादी के बाद से ही हर राजनीतिक पार्टी अलग अलग कंपनियों से चंदा लेती रही है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। परंतु जब बीजेपी की सरकार सत्ता में आई और 2018 में एक ये कानून लेके आए, उसमें इन्होंने एक इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से एक स्कीम लेके आए। अरुण जेटली जी फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम, उन्होंने ये स्कीम लॉन्च की। इसमें क्या है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरीके से पैसा किसी भी को भी देना हो, पॉलिटिकल पार्टी को, आप चेक से दे सकते हो, आप डिमांड ड्राफ्ट से दे सकते हो, आप आरटीजीएस से दे सकते हो, आप कैश से दे सकते हो। परंतु इसमें क्या कर दिया, हर एक उसमें उसका नाम जो है उस खाते के अंदर आता है। इलेक्टोरल बॉन्ड की एक ऐसी स्कीम लेके आए कि ये एक डिमांड ड्राफ्ट की तरह किसी मान सकते हो आप। एक प्रोमिसरी नोट होगा, एक ऐसा कागज होगा जिस कागज के ऊपर किसी का नाम नहीं होगा, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं होगा, ना खरीदने वाले का नाम होगा, सिर्फ जो है ना उसका एक नंबर होगा। उस नंबर से पता चलेगा कि ये किसने खरीदा है। और वो नंबर जो है ना वो सिर्फ एंड सिर्फ एसबीआई बैंक के पास होगा और किसी के पास वो कोई नंबर की कोई जानकारी नहीं होगी। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड 10,000 से लेके 1,000 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक कितने भी रुपए का आप खरीद सकते हो। वो खरीदने के बाद आप किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी को वो दोगे और वो राजनीतिक पार्टी उस बॉन्ड को अपने खाते में जाके लगवा देगी और वो पैसा जितने का उसने बॉन्ड खरीदा वो सारा का सारा पैसा उस राजनीतिक पार्टी के खाते में आ जाएगा। तो ये एक तरीके से चंदा लेने का एक माध्यम है। और इसमें जो है, जो कानून के अंदर जो नई चीजें लेके आए, क्यों लेके आए, ये कहा कि कंपनी जो चंदा देती है उसके नाम पता डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर राजनीतिक पार्टी अगर किसी ने उनको चंदा नहीं दिया तो वो उसका बदले की भावना से कार्रवाई करते हैं, इसलिए उनके पास कोई जानकारी ना हो, इस स्कीम को लेके आए। और दूसरा उसने कहा कि भाई पक्के में पैसा आएगा, परंतु इस स्कीम में कई झोल थे। एक तो इस स्कीम में एक चीज ये की कि कंपनीज एक्ट जो था हमारा, उसमें ये प्रोविजन था कि आप अपने प्रॉफिट का 7.5% ही दान कर सकते हैं, इससे फालतू नहीं कर सकते, चंदा दे सकते हैं। चंदा, आपका प्रॉफिट है 100 करोड़ रुपए, 7.5 करोड़ रुपए से फालतू आप चंदा दे नहीं सकते। उससे पहले ये कानून था, परंतु इन्होंने कानून बदल के ये कह दिया कि कोई लिमिट नहीं है, जितना मर्जी जिसको पैसा जो मर्जी दो। और उसका रिजल्ट ये हुआ कि 16 कंपनी तो ऐसी हैं जो घाटे में चल रही थी। उन घाटे में चलती कंपनियों ने 100 करोड़ रुपए के 200 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के भारतीय जनता पार्टी को और कुछ राजनीतिक दूसरी पार्टियों को भी चंदा दिया है। तो वो हटाने से ये संभव हुआ कि वो अब ये
जो पैसा आपका प्रॉफिट तो है नहीं, आप घाटे में चल रहे हो। अब जैसे एयरटेल कंपनी के ऊपर 9716 करोड़ रुपए का घाटा था जी। और 9716 करोड़ रुपए के घाटा होने में उसी साल उसने 197 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी पार्टी को दे दिया। मतलब घाटे में चलते हुए भी 197 करोड़ रुपए का भारतीय जनता पार्टी को उसने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दिया। अब इसका मतलब ये है कि उसके पास जो काला धन था, वो काला धन को इसके अंदर सप्लाई किया गया है। और इसी तरीके से डीएलएफ कंपनी है, यहाँ गुड़गांव में बड़ी चर्चा है उसकी। उस डीएलएफ कंपनी का 2010 करोड़ रुपए घाटा था 2019-20 में। उसी साल में उसने 20 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को दिए और कुल मिला के 130 करोड़ रुपए उसने खरीद रखे। और 31 फर्में ऐसी हैं जिन्होंने प्रॉफिट से कई गुना, कई तो ऐसी कंपनी है जिन्होंने 15 जितना प्रॉफिट हुआ उससे 15 गुना 20 गुना तक इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में चंदा दिया है। वो तो इन्होंने लिमिट हटाई दी, वो लिमिट हटा दी, कोई लिमिट उस तरीके की नहीं। तो सर मेरा ये सवाल है कि अभी 16,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के मामला उठा हुआ है, तो ये 16,000 करोड़ अकेला बीजेपी को गया है या मैक्सिमम बीजेपी को गया है? 16,000 करोड़ में से 55% के लगभग, यानी कि 8200 करोड़ रुपए के आसपास वो गया है भारतीय जनता पार्टी, अकेले भारतीय जनता पार्टी को गया है। बाकी कुछ तृणमूल कांग्रेस को भी गया है, कांग्रेस पार्टी को भी गया है। और देश में सिर्फ सीपीआईएम की पार्टी है या वामपंथी पार्टी दूसरी जो सीपीआई है, सीपीआई एमएल है, यही 2-3 राजनीतिक पार्टियां, वामपंथी राजनीतिक पार्टियां, जिन्होंने ये कह दिया कि हम 1 रुपए भी इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में लेंगे नहीं। और बाकी तमाम राजनीतिक पार्टियों के पास कुछ ना कुछ पैसा थोड़ा या ज्यादा गया हुआ है। और सीपीआईएम एक पॉलिटिकल पार्टी ऐसी भी है जिसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला था। सुप्रीम कोर्ट में 3-4 पेटिशनर थे, उसमें से सीपीआईएम थी और एक एडीआर थी, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म। इन लोगों ने वो सुप्रीम कोर्ट में केस डाला, तब जाके ये इलेक्टोरल बॉन्ड का सामने आया। वकील साहब, इसमें कुछ दिन से मीडिया में भी ये चर्चाएं हैं कि ऐसी कंपनियां भी थी जिन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड तो दिया, लेकिन उनके दवाइयों की कंपनियां, खास करके जो हेल्थ प्रोडक्ट बना रही थी, चाहे शुगर की दवाई हो चाहे बीपी की दवाई हो, उनके जो है सैंपल भी फेल हुए हैं। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे के कहानी हम समझेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड में हो क्या रहा है, ये असल में वाम रोड के पीछे पूरा मामला है। जबरदस्ती कि आप किसी भी कंपनी के खिलाफ पहले तो उसकी कमी निकालोगे, उसके ऊपर रेड करोगे, उसके ऊपर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनआईए, कोई और तरीके की एजेंसी उसके पीछे लगाओगे। जब वो कंपनी जमा ऐसी स्थिति में आ जाएगी कि उसका कोई इलाज नहीं बचता, फिर वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे, इलाज बताओ। वो इलाज बताते हैं कि बॉन्ड खरीद ले तो पैंडा छूट सके, नहीं छूटेगा। फिर वो बॉन्ड खरीदते हैं और बॉन्ड खरीदने के बाद वो जो रेड या कार्रवाई उनके ऊपर चल रही है उससे उनको मुक्ति मिल जाती है। ये एक, इसी में अगर आप देखोगे जो फार्मा कंपनी है, जो दवाइयां बनाने वाली 35 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे और अलग अलग पार्टियों को दिए। और 35 कंपनियों में 7 कंपनी ऐसी हैं जिनके ऊपर किसी ना किसी तरीके की रेड चल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ एक डोलो नाम से एक गोली आती है जो कि बुखार उतारने के लिए होती है। बुखार उतारने के लिए पहले हम आम गांव ग्वांड में एक ही गोली थी, पैरासीटामोल, जिसको पीसीएम बोलते थे, ठीक है। और कोरोना के टाइम में एक नई गोली आ गई, डोलो 625 करके। वो जो डोलो गोली है उसने 7 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हुए हैं, उसकी जो कंपनी है। और वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने के बाद ये डोलो का प्रचार देश में हुआ है। और उसकी जो कंपनी का नाम है माइक्रो कंपनी के ऊपर भी कार्रवाई चल रही थी, उसके सैंपल वगैरह
चल रही थी, तो उसने 6 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। जून में उसके ऊपर रेड हुई थी और 2022 के अक्टूबर में, यानी कि 4 महीने बाद उन्होंने बीजेपी को बॉन्ड खरीद के दे दिए। वो उसके ऊपर जो रेड चल रही थी वो खत्म हो गई। इसी तरीके से एक टोरेंट कंपनी है। टोरेंट कंपनी एक बीपी की गोली बनाती है जिसका नाम है लोसार्टन करके। अब उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है तो डॉक्टर ज्यादा बताएंगे, और मुझे लगता है कि काफी पॉपुलर गोली होगी। ये गोली की क्वालिटी अच्छी क्वालिटी स्टैंडर्ड थी। मतलब अमेरिका की एक एजेंसी ने ये कहा, सरकार को लिखा कि ये कंपनी की ये दवाई ठीक नहीं है, इसको वापस किया जाना चाहिए। गुजरात की सरकार ने उस कंपनी को नोटिस दिया कि आपकी ये दवाई ठीक नहीं है, परंतु उस कंपनी ने दवाई तो ठीक नहीं की और कंपनी ने 61 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीद के बीजेपी को दे दिए और वो दवाई ठीक हो गई। और अब आप देखो ना कि कंपनी को धंधा मिल गया, एक राजनीतिक पार्टी को चंदा मिल गया, और आम आदमी जो बीपी की गोली लेता है उसकी जो बीमारी है, उसकी सेहत है, उसके साथ खिलवाड़ हो गया। कितना बड़ा धोखा जनता के साथ किया है। एक नहीं अनेकों है। एक हेट्रो फार्मा कंपनी है जो कि रेमडेसिविर भी जो बनाती है जी, जो कोविड में बहुत ज्यादा, कोविड के अंदर जिसकी ब्लैक हुई थी, लाखों रुपए में ये हुआ था कि जिसकी ऑक्सीजन कम होगी उसको रेमडेसिविर लगेगा। वो उसकी जो कंपनी है उसके ऊपर एलिगेशन ये था कि उसके पास 142 करोड़ रुपए तो नकदी मिली थी और 550 करोड़ रुपए का ये था कि ऐसा धन था जिसका कोई अता पता नहीं था। उसको लेकर रेड चली। उस रेड के बाद 9 अक्टूबर 2021 को रेड हुई और उसने अप्रैल 2022 में 60 करोड़ रुपए के बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दे दिए और वो पाक साफ हो गई। अब ये जो कंपनी, ऐसे एक यशोदा हॉस्पिटल है, उसने 162 करोड़ रुपए दे रखे थे। अच्छा। एक सिप्ला कंपनी, कितनी मतलब कि पॉपुलर कंपनी है, उसने भी 39 करोड़ रुपए के बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए। और ये जो बॉन्ड है ये वो कंपनियां गिनवा रहा हूं मैं जिनके ऊपर किसी ना किसी टाइम पे कोई रेड चल रही थी, कोई कार्रवाई चल रही थी, कोई नोटिस हो रखा था। वो पहले नोटिस भेजा, रेड मारी, उसके बाद उन्होंने बॉन्ड खरीदे और बॉन्ड खरीद के वापिस कर दिए। सर, इसके अलावा ये तो ज्यादातर हेल्थ के प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियां थी, इसके अलावा कुछ और भी कंपनियां इस तरह की हैं जिन्होंने इस तरह की? हाँ, देखो, लोगों की भावनाओं के साथ भी बड़ा खिलवाड़ हुआ है। आपको मैं बताता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने देश में गाय के नाम पे वोट मांगे जी, और आज भी मांग रहे हैं। बिल्कुल। और कहीं भी गाय का इश्यू आ जाता है तो बहुत बड़ा बवंडर वो मचाते हैं। परंतु गाय को काटने वाली कंपनी, जिसको बीफ कंपनियां कहते हैं, उन कंपनियों के ऊपर भी कार्रवाई चल रही थी और उन कंपनियों से 2 करोड़ रुपए का चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी ने लिया हुआ इलेक्टोरल बॉन्ड। 5 करोड़ रुपए शिवसेना ने लिए, 2 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी ने लिए और उसके बाद उनको पाक-साफ है। और भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया में बीफ के मामले में सबसे ज्यादा निर्यात करने वाला दूसरे नंबर का देश है। सबसे ज्यादा निर्यात ब्राजील से होता है, उसके बाद हिंदुस्तान से होता है। तो ये लोगों को गाय के खिलाफ भड़काएंगे और गाय काटने वाली कंपनी से ही चंदा भी लेंगे। सर, इसके अलावा कुछ ऐसी बातें भी सामने आई थी कि कुछ ऐसी कंपनियां थी जो कपड़ा बनाती थी जिससे इन्होंने चंदा लिया और उसके बाद बाहर की जो विदेशी कंपनियां यहाँ पर जो आयात निर्यात करती थी उन पे पाबंदियां लगा दी गई। आप इसको समझो, ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं। एक ग्रासिम एक कंपनी है। आप कभी पैंट का कपड़ा लेने जाएंगे और कभी आपके घर में जितनी भी पैंटें हैं, अगर आप उसको उठा के देखोगे, एक आधी पैंट पे ग्रासिम जरूर लिखा पाओगे। उस ग्रासिम कंपनी ने 2021-22 में बॉन्ड खरीदे। बॉन्ड खरीदने का क्या कारण था? भारत सरकार ने बाहर से कपड़ा आयात करने के लिए कुछ छूट दे दी। बाहर से कपड़ा आता तो यहाँ इनका कपड़ा पिट जाता और आम आदमी को सस्ता कपड़ा मिलता, परंतु यहाँ की कंपनी को उससे नुकसान होता। तो इन्होंने बॉन्ड खरीदे और बॉन्ड खरीदने के बाद चीन और इंडोनेशिया से
कपड़ा खरीदने पर बैन लगा दिया पाबंदी कि वहां से पाबंदी लगा दी कि वहां से हम कोई आयात नहीं करेंगे, और फिर उसका वो धंधा चलता रहा। 33 करोड़ रुपए ग्रासिम कंपनी ने दिए। बॉन्ड ऐसे अनेकों कंपनियां हैं। एक मेगा इंजीनियरिंग जो मोडस ऑपरेंडी है, आप इसको समझो। सुप्रीम क्या है कि एक तो बाम रोड के पैसा लेना, कि आपने जो है ना पहले रेड मारी, फिर रेड मारने के बाद उनसे पैसे लिए और फिर उनकी कार्रवाई निरस्त कर दी, कुछ भी उनके खिलाफ नहीं किया। दूसरा ये है, किसी से पैसे लिए, पैसे के बदले में कुछ ना कुछ उनको दिया। जैसे एक मेगा इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि टेंडर लेती है, बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल की कंपनी। नितिन गडकरी ने बाकायदा खड़े होकर पार्लियामेंट में उस कंपनी की तारीफ की थी। उसने 100 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया और उसके बदले में उसको ठेके देने के लिए, उसको टेंडर देने के लिए नियमों में संशोधन करके उसको टेंडर दिया, उसको दिए। और तो और ये जो अभी उत्तराखंड के अंदर जो एक सुरंग गिर गई थी जिसके अंदर 41 मजदूर फंस गए थे, वो जो सुरंग जिस कंपनी ने बनाई थी, उस कंपनी ने, शायद नवयुग करके उस कंपनी का नाम है, उस कंपनी ने भी 60 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के पार्टीज को, भारतीय जनता पार्टी को दिए हैं। और उसका तरीका ये होता है, आप चंदा दे के किसी को, या किसी, मैं इसको रिश्वत भी कहूंगा, कि आपने चंदा दिया और फिर आपने जब ठेका लिया तो फिर आपकी मनमर्जी है कि आप उसमें क्या लगाओगे क्या नहीं लगाओगे। और इसी वजह से 41 मजदूरों की जान पे बढ़ाई थी। तो ऐसा दूसरा ये है कि आप पैसा दो और उसके बदले में कुछ ना कुछ लो। अब हो क्या रहा है कि आम आदमी का पैसा, और वो पॉलिटिकल पार्टी को चंदा मिला और कंपनी को धंधा मिला, पैसा था जनता का और उसका बंटवारा हो गया राजनीतिक पार्टी में और कंपनी। फिर वो उस पैसे का कैसे ही दुरुपयोग, पैसे कंपनी को, जनता को कुछ नहीं मिला। दूसरी बात एक और आप इसको बताना चाहता हूं, इलेक्टोरल बॉन्ड में अब आप डीडी बनवाने जाते हैं, डीडी बनवाओगे आप 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए पे हो सकता है 10-20 रुपए वो एक्स्ट्रा लेंगे आपसे, ये चार्ज लगेगा। ठीक है, यानी कि उसके डीडी के बनाने का जो खर्चा है वो आपने उससे ले लिया जो बनवाने हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने 1 करोड़ का खरीदा तो 1 करोड़ रुपए ही देने, आपने 1 रुपया भी ऊपर नहीं देना। अब जो उसकी छपाई का, उसके प्रोसेसिंग का जो खर्चा है और जो प्रक्रिया का खर्चा है वो आम जनता को भुगतना पड़ेगा। और कंसोलिडेट फंड है इंडिया का, उस फंड में से उसका भुगतान हुआ है। लेवल प्लेइंग फील्ड क्यों नहीं है? अब कांग्रेस पार्टी को ये पता नहीं है कि बीजेपी को चंदा किस किस ने दिया, परंतु बीजेपी चूंकि सरकार में है, वो एसबीआई के थ्रू ये पता कर सकती है कि कांग्रेस को चंदा किस किस ने दिया और उनके ऊपर फिर वो कार्रवाई कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन सारों को लेके उसको अवैध कहा, और एसबीआई इनके हाथों में कैसे काम करता है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपने सारा डाटा देना है, और एसबीआई ने जाके कह दिया जी कि हम तो 30 जून तक दे ही नहीं सकते हिसाब किताब। सुप्रीम कोर्ट ने जब करड़ी हुई, सुप्रीम कोर्ट
24 घंटे के भीतर भीतर सारा हिसाब किताब दे दिया। अब इलेक्टोरल बॉन्ड में एक कंडीशन और है, आपने आज इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लिया, राजनीतिक पार्टी को दे दिया, 15 दिन के अंदर अंदर वो राजनीतिक पार्टी उसको अपने खाते में डलवाएगी, कैश करवाना होता है। अगर वो राजनीतिक पार्टी अपने खाते में उस पैसे को 15 दिन के अंदर नहीं डलवा पाती तो वो पैसा एज इट इज प्रधानमंत्री राहत कोष में चला जाएगा। अब इसमें भी एक गड़बड़ी इन्होंने की कि 1 मई 2018 के अंदर जब अरुण जेटली जी वित्त मंत्री थे, 3 मई 2018 को 10 करोड़ रुपए का एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा गया और 5 मई 2018 को खरीदा गया और दोनों ही बॉन्ड बीजेपी के पास आए 10-10 करोड़ के, और वो उसको बॉन्ड को कैश करवाने के लिए, रिडीम करवाने के लिए, भुनाने के लिए वो 23 तारीख को गए, यानी कि 15 दिन का समय बीतने के बाद गए। और दिल्ली की जिस ब्रांच में वो गए एसबीआई की में, उन्होंने कह दिया जी कि अब आपको पैसा नहीं मिल सकता। आप हैरान हो गए, उस टाइम के वित्त मंत्री ने हस्तक्षेप किया, वित्त मंत्री ने सिफारिश लगाई, दिल्ली से चिट्ठी बॉम्बे गई, बॉम्बे से वापस आया कि विकड़ी ने छूट दे दो, आगे तो कौन देंगे। एक चेतावनी के साथ वो पैसे नियमों को ताक पे रखते। बल्कि मैं तो कह रहा हूँ इस मामले में एसबीआई के जिसने भी ये कार्रवाई की है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर मुकदमा चलना चाहिए कि आप 15 दिन के बाद भी उसको 10 करोड़ रुपए एक बॉन्ड को, दोनों बॉन्ड तो नहीं किए, एक बॉन्ड को अलाउड कर दिया, उसके खाते में भेज दिया नियमों से परे जाके। और जबकि प्रधानमंत्री राहत कोष में वो पैसा जाना था जो कि आम आदमी के काम आना था, परंतु उसके ऊपर उन्होंने कट मार दी। सर ये जो और एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ, 466 करोड़ रुपए ऐसा है एसबीआई ने जो कहा है कि हमने न्यू कन्वेरा कौन खरीद लेगा कौन नहीं खरीद लेगा। जबकि बैंक में आप चले जाओ, 5 रुपया का भी लेन देन करोगे तो भी न्यू कहेंगे पैन कार्ड है। 50,000 रुपये से ज्यादा की आप ट्रांजैक्शन करते हो तो पैन कार्ड के बगैर करते नहीं है। और आपने 466 करोड़ रुपए और बिना किसी के जांच पड़ताल के दे दिया, उनका नाम नहीं पता। ऐसा नहीं है कि उनका नाम नहीं पता, उनका नाम पता है, आप जानबूझ के बताना नहीं चाहते। ये जो इसमें चल रहा है। सर जो प्रधानमंत्री फंड बनाया गया है उसको भी आरटीआई और उनसे बाहर रखा गया, क्या यही वजह है कि जो पैसा इस तरह का है वो अलग है, वो पीएम केयर फंड है। पीएम केयर फंड है, वो पीएम केयर फंड है। प्रधानमंत्री राहत कोष आज से नहीं है, प्रधानमंत्री राहत कोष बहुत पुराना है। उसमें जो है ना, हम रूटीन में हम भी बल्कि स्टूडेंट लाइफ में कहीं कोई भूकंप आ जाता था, कहीं कोई सुनामी आ जाती तो हम प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा भेजते थे। तो और हर आदमी उसने कभी प्रधानमंत्री राहत कोष में पैसा दिया होगा। परंतु पीएम केयर फंड वो है जो मोदी जी लेके आए, कोरोना के टाइम पे लेके आए। उस पीएम केयर फंड के बारे में आरटीआई से कोई जानकारी नहीं देते, देश को आज तक कोई जानकारी नहीं है पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया, कितना पैसा कहाँ लगा, कहाँ नहीं लगा, कौन इसका ट्रस्टी है, कौन नहीं है, कोई जानकारी नहीं। कोरोना की आपने बात की, क्या कोरोना से संबंधित भी कुछ ऐसी कंपनियां रही हैं जो इलेक्टोरल बॉन्ड? हाँ, कोरोना से संबंधित जो है ना, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, सीरम जो कंपनी है जिसने कोविशील्ड बनाई थी, उन दोनों ही कंपनियों ने, एक कोवैक्सीन ने 25 करोड़ रुपए दिए और जो सीरम जो कंपनी है उसने 135 करोड़ रुपए इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में खरीदे। अब ये वो वैक्सीन, मतलब कि अब आपको समझ में आएगा कि क्यों यहाँ धक्के से लोगों को वैक्सीन लगाई गई। और आज मतलब कि लोग, डॉक्टर्स लोग ये भी कह रहे हैं कि वैक्सीन लगाने की वजह से लोगों के हार्ट पे बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं। और अभी देखोगे आम आदमी की इम्यूनिटी कम हो गई है, तो इसलिए वो कोविड और कोवैक्सीन जो है ना, उन कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए कि वो कम रुपए का इंजेक्शन था और वैक्सीन थी और बहुत ज़्यादा रेटों पे गवर्नमेंट ने खरीदे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड उन्होंने दे रखे थे। तो ऐसा इसमें मतलब कि हजारों करोड़ रुपए का जो है आम आदमी को चूना लगाया गया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है ये, असल में तो ये रिश्वत है। आप जैसे जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे दी जा रही है,
क्या है कि मान लिया मेरी किसी चीज की फाइल है एसडीएम ऑफिस में, डीसी ऑफिस में या किसी भी कार्यालय में, उसमें क्या होता है कि उस फाइल में कोई कमी रहेगी, उस दफ्तर का क्लर्क फोन करेगा कि भैया तेरे फाइल में यह कमी है, आम आदमी उसके पास जाएगा, बोले जी कह रुपया हम काम बनेगा, वो बताओगा 50 में बनेगा, 20 में बनेगा, 30 में बनेगा, और वो फिर विजिलेंस के पास जाता है, वो नोटा पर गुलाबी रंग लगा कर उसको पकड़वाते हैं। वो जो रिश्वत है किसी फाइल को निकलवाने के लिए, उसको घूसखोरी बोलते हैं। मैं तो ये समझता हूँ ये इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ना, एक तरीके से अपनी फाइल को निकलवाने के लिए, अटके हुए काम करवाने के लिए एक तरीके की रिश्वत है, एक तरीके का भ्रष्टाचार है। इसके ऊपर जांच होनी चाहिए इसकी। और मतलब कांग्रेस पार्टी ने ये आरोप लगाया है, अब कितना सच्चा है कितना झूठा है मुझे नहीं पता, परंतु आरोप लगाया तो जांच होनी चाहिए कि 4 लाख करोड़ रुपए का जो है ना घोटाला इस इलेक्टोरल बॉन्ड के उस पर हुआ है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि देश में इसकी जांच हो, इसकी जानकारी सारे लोगों को मिले, क्या है वो लोगों के पास आना सामने आए। जी देखिए, ये थे हमारे साथ एडवोकेट विक्रम मित्तल जी, जिन्होंने बिल्कुल एक एक बात को विस्तार से बताया कि इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या, कैसे काम करता है और किन किन कंपनियों द्वारा किस प्रकार से बीजेपी पार्टी को चंदे के रूप में इलेक्टोरल बॉन्ड दिया गया है, जो आज सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पे सुनवाई कर रहा है। और एसबीआई को कहीं कहीं हिदायत दी गई है कि इस पूरे मामले को जनता के सामने लेकर के आ जाए, ताकि जनता को भी पता चले कि इलेक्टोरल बॉन्ड कहां से आया और किसको दिया गया। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे आगे के जो चाहे वो बाबा रामदेव जी को लेकर के हो या फिर अन्य जिस प्रकार के जो मामले आज ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको लेकर के फिर हम विक्रम जी से बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। धन्यवाद।